अभी गहलोत सरकार अस्थिर होने की स्थिति में थी जब आपकी दो पार्टी बीटीपी को आपने ही आप बड़े लीडर हैं वहाँ के, आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। बीटीपी को आपने ही वहाँ पर एक तरह से आप लोगों ने मिलकर, आपके समाज ने मिलकर वहाँ पर ये दोनों एमएलए बनाए और वो दोनों एमएलए सरकार बचाने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या जो सरकार से आपके वादे थे, जो आप चीज़ें बता रहे हैं, क्या वो पूरी हो पाई? ऐसा है सर, उस समय जो हम लोग इस हमारे इलाके में बीटीपी लाए थे, बीटीपी हम सामाजिक समझौते के आधार पर, सामाजिक विचारधारा के आधार पर लाए थे। और जब 2 एमएलए निकले उसके बाद में बीटीपी ने अपना रंग दिखाना चालू किया। हमारा बीटीपी से अनबन है नहीं भी है, ये हमारा विषय है। नहीं, क्यों आपका विषय? अभी आप कह रहे हैं रंग दिखाना शुरू किया, आप कह रहे हैं हाँ, रंग दिखाना चालू किया उन्होंने। वो जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम को नकारते हुए वो अपना जो क्या बोलते हैं मुख्य धारा की राजनीति करना हमारे ऊपर चालू कर दी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी करते हैं। टिकट ऊपर से फाइनल होता है, हम टिकट नीचे से फाइनल कर रहे हैं। अभी दरियावत का चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने थावरचंद को प्रोवाइड किया और बीटीपी के कुछ लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा अभी हमारे जो बीजेपी से आए देवेंद्र कटारा और कुछ ऐसे लोगों ने मिलके जो जिसको कोई जानता नहीं उसको खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये आदिवासी जो जनजागरण कर रहे हैं उसके वोट सारे मिल जाएंगे। तो हमने हमारा जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया जिसमें उसको 52,000 वोट मिला और बीटीपी को मात्र 2,000 वोट मिला। तो हमने उनको आईना दिखा दिया। तो इसी आधार पे हमारे 2 एमएलए, सरकार गिर गई थी कांग्रेस सरकार और 2 एमएलए की जरूरत पड़ी। उस समय अशोक जी गहलोत ने बड़े बड़े वादे दिखाए कि आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। उसमें उनकी कोरम बनी हुई थी, अशोक जी चांदना वगैरह थे और कुछ हमारे वहाँ के नेता भी थे। उन्होंने लालच दिखा के दोनों एमएलए को वहाँ ले गए और 17 सूत्री 17 मुद्दे हमने दिए सीएम साहब को, उसमें से एक भी मुद्दा उन्होंने क्लियर नहीं किया। 80% आपका जमीन बेनेश्वर की जो आदिवासियों का महाकुंभ है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक लेटर निकाल दिया, लॉलीपॉप देके छुट्टी कर दिया। अच्छा, लेकर गए, जबरदस्ती लेके गए, इसमें फर्क है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, आपके पीछे गाड़ी लगाई नहीं लगाई? मैं खुद वहाँ पे था। ये ऐसा है सर, शुरुआत में एमएलए यहाँ थे, उसके बाद में हम उनको वापस लेने आए थे। मैं स्वयं आया था। हाँ, और मैं खुद आया था और मेरा टीवी पे भी एक इंटरव्यू था, उस समय आ गए थे टीवी वाले। तो हम लोग उनको वापस ले जा रहे थे, वापस ले जा रहे थे। हमारे मुद्दे क्या कुछ फिल्मी घटना हुई? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो जबरदस्ती ही बिठाना चाह रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है। उसके बाद में हम लोग उनको यहाँ से लेके, मैं खुद उनको लेके गया। फिर पुलिस प्रशासन पूरा कोई आतंकवादी जा रहा है वैसा करके उनको, राजकुमार को रोक लिया, हमारे एमएलए को, राम प्रसाद जी को रोक लिया। वो वीडियो नहीं ले पाए, वो मैंने लिया था लेकिन मैंने उसको स्टेब्लिश नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। तो उनको हम डूंगरपुर ले गए। उसके बाद में हमारे 17 मुद्दे डिजाइन करके। सर आप मुझे पूरी घटना बताइए। आप यहाँ से ले गए, आपके साथ में ले गए, पुलिस आपके पीछे थी, किस तरह से आतंकी स्टाइल में आपको पकड़ा, किस तरह से, थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा है सर, ये जैसे जयपुर से निकलते हैं, हम लोगों ने यहाँ से प्लान बनाया था कि भाई हम लोग पहले जाएंगे और हमारा समाज पूरा बैठेगा। जिस प्रकार से दोनों एमएलए को चयन किया था उसी प्रकार से अगर सरकार को समर्थन देना है कि नहीं देना वो हम लोग तय करेंगे, समाज तय करेगा। तो हम लोग उनको यहाँ से ले जा रहे थे। राजकुमार जी की गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी उन्होंने किराए से करी। राम प्रसाद जी गाड़ी में स्वयं बैठा हुआ था और टोल नाका के ऊपर इतनी पुलिस आ गई। जयपुर का फर्स्ट टोल नाका है ना। अच्छा। ये क्या नाम है पता नहीं, फर्स्ट, हाँ अजमेर रोड फर्स्ट नाका है। उसके ऊपर इतनी पुलिस आ गई और जबरन वो राम प्रसाद जी को नीचे उतारने लगी। इनकी उम्र का लिहाजा भी नहीं किया। मानो पुलिस पूरी तरीके से सरकार के अधीन थी। सरकार आज है कल है नहीं, हम पुलिस के भी सवालिया निशान है। उनको पकड़ा, बिठाया, फिर राजकुमार जी का वीडियो वायरल हुआ, उनको भी पकड़ा। फिर हम लोग आगे गए, वहाँ पे कुछ। अच्छा, आपको नहीं पकड़ा? नहीं, हमको, आपने विरोध भी नहीं किया? हमने विरोध किया, हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, कांचे नहीं खोले हमने। तो हमारे आगे भी पुलिस थी, कम से कम हम 4 जने थे गाड़ी में, 5 जने, और पुलिस होगी 200 से 300। अच्छा, इतनी पुलिस थी। तो पुलिस का काम एमएलए पकड़ने का हो सकता है, एमएलए पकड़ने का हो या फिर उनको कोई आदेश मिला हो। वो क्योंकि सरकार के नौकर हैं भाई, तो सरकार के आदेश की पालना करेंगे वो। अच्छा, तो फिर आप नहीं उतरे, फिर क्या रहा? राम प्रसाद जी? हाँ, हम नहीं उतरे, हम बिल्कुल नहीं उतरे। फिर इतने में शायद हो सकता है उस तत्कालीन समय में कोई मिनिस्टर आ गया वहाँ पे, अशोक चांदना थे या फिर सुभाष गर्ग जी कोई। तो फिर उन्होंने कहा इनको जाने दो। तो फिर आगे एक होटल पे हम लोग रुके। फिर अशोक चांदना मंत्री आए और उन्होंने चर्चा किया कुछ छोटी मोटी। दोनों एमएलए को बिठा के हमने साफ मना कर दिया, हम लोग, तुम्हारे कांग्रेस के लोग भाग गए तो तुम्हारे कांग्रेस के लोगों को पहले पकड़ के लाओ, फिर हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे मुद्दों के साथ में आपको समर्थन देंगे। ये हमने अशोक जी गहलोत को समर्थन देने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा घटनाक्रम, क्या ये गुंडागर्दी नहीं इस तरह से एमएलए को पकड़ना? ये तो लोकतंत्र की हत्या है, मैंने तो उस समय बोल दिया था।
सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हुई और गुंडागर्दी जैसा ही माहौल हुआ था। इसलिए पर्टिकुलर हम लोग, ये सरकार है इसलिए इनको कोस रहे, ऐसा नहीं है। बाद में हमारा एक कांड हुआ, अशोक जी गहलोत को हमने 17 मुद्दे कार्यक्रम दिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पे रखा था 1167 पढ़, जो 36% अंक लाने पे पात्र माने गए हैं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पे, उनको नौकरी दी जाए, ये हमने सबसे पहले मुद्दा रखा। और जैसे ही लोग आंदोलित हुए, वहाँ पे फायर हुआ, लड़के मारे गए, बच्चे मारे गए, 5000 बच्चों पे मुकदमे हैं, कुछ कर्मचारी भी। आंदोलन में बड़ी तमाम तरह की बातें कहते हैं कि नक्सलाइट तमाम, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी नक्सलाइट थे ऐसा कह रहे हैं, तो सरकार उसका, हमने तो सरकार को कहा है कि इसका आपको सीबीआई जांच करवाओ। सरकार ने उसको सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, कुछ नहीं करवा रहा है, और गोलियां चलवाई, 2 बच्चे मारे गए, एक महिला मारी गई, बहुत सारों को गोलियां लगी। तो उसी सरकार को आपने सपोर्ट कर दिया, बताओ। ये तो आपके जो लोग हैं दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। ये दोहरी राजनीति हमारे साथ में हो गई। दो धारी तलवार में हम लोग पीछे गए, एक साइड में मारे गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, उस समय बीजेपी वाले भी आए, बीजेपी को हमारे डिफेंस में आना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी की राज सत्ता भी आदिवासी इलाके से निकली है। कांग्रेस भी राज सत्ता जो वाया है, वो 17 सीटें हैं, उस समय बीजेपी वाले आए और बीजेपी के मदन दिलावर ने आके सीधा सट बोल दिया, तो नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, वो हैं। उनको कहना चाहिए था कि आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हुआ, गोलियां चली, उसका हम लोग हिसाब लेंगे, ये हमारे फेवर में होना चाहिए था। लेकिन दोनों पार्टियां बिल्कुल आदिवासी के विरोध में है। उसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर दे दिया, और वहाँ पे हमारा निर्दलीय आदमी 13 सीट लेके जिला प्रमुख बना सकता था और 10 प्रधान बन सकते थे। तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों रात में मिल गए, और वहाँ पे बीजेपी के 8 थे, कांग्रेस के 4 थे। इतिहास में पहली बार हुआ होगा ऐसा पंचायती चुनाव में? हो सकता है ये इधर शायद हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। पहली बार आपके ट्राइबल बेल्ट में? हमारे ट्राइबल बेल्ट में तो पहली बार, इसलिए वहाँ आदिवासी लोग जागरूक हो गए, बोले यार ये तो हमको 70 साल से लड़ाते आए थे, तू कांग्रेस का, तू बीजेपी का। हमारे तो वहाँ केलू है, कोई कांग्रेस बीजेपी वाला जीत जाता है, जो हार जाता है वो रात को पत्थर मार देता था। केलू फूट गए इन पार्टियों की वजह से, आपसी पारिवारिक दुश्मनी हो गई, और जो मित्रता थी, भाईचारा था, वो सारा इन राजनीतिक पार्टी की वजह से खत्म हो गया। तो आज इनको लोगों को पता चल गया ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के थैले हैं। तो आज कहीं स्थिति बदल चुकी है और बदल जाएगी 2023 के अंदर। तो स्थिति बदलने के लिए कांति भाई आदिवासी क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ राजनीतिक पार्टी का गठन या कुछ समाज के साथ मिलकर नई पार्टी का? ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांति भाई आदिवासी कुछ नए रूप में दिखाई देंगे और नए रंग में दिखाई देंगे वहाँ पर। ऐसा है सर, हम लोग तो शुरुआत दौर से ही उस इलाके में काम कर रहे हैं। हमारा एक संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश के नाम से एक विचारधारा चल रही है, जिसमें संगठन के रूप में बिल प्रदेश हो चुका है, सने थोड़ा हुआ है। विद्यार्थी मोर्चा बिल प्रदेश, विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, ऐसे कुछ छोटे मोटे संगठन आदिवासी परिवार की सामाजिक विंग द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं तो शुरुआत दौर से भी ये इस इलाके में, उस हमारे आदिवासी इलाके में काम कर रहा हूँ, और आज भी कर रहा हूँ। और नई पार्टी की जो आपने बात करी, वो समय भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। गर्त तो थोड़ा बहुत तो बताइए ना। नहीं, भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, और हो सकता है कि एक नया राजनीतिक फ्रंट भी उभर के आ जाए, या हो सकता है कि हम लोग निर्दलीय ही लड़ें, या हो सकता है कि हमारा जो पूर्व में पार्टी है उससे वो समझौता हो। तो हम लोग हमारे सिद्धांतों से समझौता करके कोई पार्टी के साथ में नहीं जाना चाहते। नहीं, तो आदिवासी जो आपका समाज है वो तो ये कहता है कि हर बार नए को मौका मिले, तो इस बार भी कुछ इसी राह पर, क्या वापिस से राजकुमार रोत और राम प्रसाद जी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो पूर्व में हो चुका, उसमें परिवारवाद की राजनीति हो चुकी थी। बाप मंत्री है तो बेटा एमएलए बनेगा, फिर आपका प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, छोटे मोटे चुनाव लड़ेगा। ये सारा हो रहा है हमारे आदिवासी इलाके में, नहीं पूरे देश में हो रहा है परिवारवाद की राजनीति। कोई कांग्रेस पे लगा रहा है आरोप, तो कोई सपा पे लगा रहा है, तो कोई अन्य पार्टी पे लगा रहा है, कोई बीजेपी में भी चल रहा है। ऐसा सभी जगह परिवारवाद की राजनीति है। इसलिए हमने सभी पार्टियों के विचारधाराओं को पढ़ने के बाद में हमने ये देखा कि यार हम परिवारवाद की राजनीति, व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, और हम लोग सामाजिक आधार पे हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को वहाँ विधानसभा में भेजेंगे। तो हमने राजकुमार जी और राम प्रसाद जी को विधानसभा में भेजा है, और उसमें हमारा एक रूल्स था, जो एक बार चुनाव जीत गया उसको दोबारा नहीं भेजेंगे। ऐसा हमारा था और है।
लेकिन उसके लिए एक दरवाजा खुला है। उस विधानसभा की जनता अगर डिमांड करती है तो वो फिर हमारे कोरम है, उस कोरम के पास उसका जाएगा और कोरम अंतिम फैसला लेने के लिए आज़ाद है। सचिन पायलट के बारे में आपका क्या विचार है? सचिन पायलट युवा हैं। सचिन पायलट युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं और ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कहीं न कहीं धोखा हुआ है, मुझे लग रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर न तो अशोक जी गहलोत को इसमें दोषी मान रहा हूँ, न सोनिया गांधी न राहुल गांधी किसी को दोषी नहीं मान रहा हूँ। उनकी अंदरूनी लड़ाई है, वो जग जाहिर हो गई। तो उनके साथ धोखा हुआ है आपको? हो सकता है इनका पार्टी का मामला है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सचिन पायलट को किस तरह से देखते हैं? आज सचिन पायलट अगर आदिवासियों के साथ होते हैं तो क्या कांति भाई आदिवासी जाएंगे? नहीं, हमारे साथ में कोई भी हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी विचारधारा है, उसके साथ में समझौता करके हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी विचारधारा के आधार पे जो हम लोग हमारे विकासात्मक मुद्दे हैं वो कितने वो मानेंगे, उसके आधार पे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर उस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। हम आज़ाद हैं। मास्टर प्लान का क्या है आपके क्षेत्र में? मास्टर प्लान हमारा ये 2050 तक का शायद डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें जहाँ पे आदिवासियों के गांव हैं और उसमें मास्टर प्लान के आधार पे पहले पेराफेरी इलाके में लिया गया। पेराफेरी इलाके में आदिवासियों को थोड़ा सा ये कहा गया आपकी ज़मीन कोई नहीं लेगा। इसके बाद में नगर पालिका ने ज़मीन हथियाना चालू किया। अब हमने विरोध किया, कोर्ट में गए, तो फिर उन्होंने मास्टर प्लान का एजेंडा थोप दिया और मास्टर प्लान के आधार पे वहाँ पे हज़ारों बीघा ज़मीन है जो आदिवासी परंपरागत हज़ारों साल से वहाँ पे रहते आए हैं, वो ज़मीन भी जाएगी। इसलिए हम लोग मास्टर प्लान का विरोध में आपत्ति दर्ज करवा रखी है डूंगरपुर के अंदर। क्या बड़ा आंदोलन करने की तैयारी? बड़ा आंदोलन हो सकता है, बिल्कुल होगा। तैयारी तो देखिए सर, हम लोग तैयारी, हमारा तो सिर्फ एक आह्वान पे लोग आ जाते हैं। ये शासन प्रशासन को भी पता है को तैयारी की जरूरत नहीं ना, हमको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हमारे एक आह्वान पे हजारों की संख्या में युवा आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं और वो लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं, संवैधानिक तरीके से। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पट्टे दिए हैं राजस्थान में, क्या ट्राइबल बेल्ट में कुछ पट्टे मिले हैं? क्योंकि एक नियम के अनुसार ट्राइबल बेल्ट में पट्टे मिल सकते हैं वन क्षेत्र में। ये जो आपका FR है, वन अधिकार अधिनियम है 1905 का, उसके आधार पे आदिवासी इलाके में, पूरे देश के आदिवासी इलाके में पट्टे मिलने चाहिए। और राजस्थान का हम राजस्थान में रह रहे हैं, इसलिए राजस्थान की बात करते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आदिवासियों को पट्टे बांटे तो कितने बांटे वो हमको बताएं। अब हमारे आदिवासी डूंगरपुर में ही हम देखें तो बिछीवाड़ा में माड़ माथा करके एक गांव है और बहुत सारी चक भूमि है, राजधानी भूमि है, जहाँ पे वन का जंगलात का अधिकार है। वो बाद में सने सने अधिकार वो जंगल वाले बढ़ाते गए और आज तक वहाँ पे आदिवासियों के वोटर लिस्ट में नाम है, शासन कार्ड है, लेकिन आज तक उनको पट्टे नहीं मिले। इसलिए सरकार आदिवासियों को गुमराह कर रही है, पट्टे तो नहीं मिले। अच्छा, एक अंतिम सवाल। गणेश गोगरा ने हाल ही में कहा कि 12-14 बोतलें शराब हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इतनी बोतलें रखनी चाहिए, हमारे को अलाउ करनी चाहिए और तमाम लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप भी मानते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, हम लोग पहले शुरुआत से ही हम लोग आदिवासी इलाके को पूर्ण शराबबंदी के लिए हम मुहिम छेड़ रखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे इलाके में जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो महुए के अर्क से हमारे पुरखों की पूजा करते हैं, हमारे कुल देवताओं की पूजा करते हैं। जो आप वो सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है, दूसरा तरीके से। तो हमारे जो महुआ अर्क होता है, हमारे पुरखों की पूजा होती है, हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है और शादी ब्याह में हम हमारे तरीके से थोड़ा थोड़ा उसको दिया जाता है। मजदूरी करके आदमी थक जाता है, रात को 2 घूंट पी के दवा के रूप में सो जाता है, उसको रिलैक्स मिलता है। दूसरा हमारे रिलैक्स मिलता है। हाँ, रिलैक्स मिलता है। तो आपने लेके देखा कभी? नहीं, मैंने तो नहीं पिया। मैंने नहीं पिया, क्योंकि वहाँ पे 70-80 साल के बुजुर्ग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग पी के आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन वगैरह नहीं होती। तो गणेश गोगरा जी ने भी बोला कि भाई 12 बोतल का, तो वो तो वसुंधरा सरकार ने भी 5 बोतल का छूट दे रखी थी। अभी गणेश गोगरा बोल रहे हैं 12 बोतल का। पहले लोग तो ये इनकी 2 धारी तलवार है कांग्रेस वालों की। पहले तो वो एक रैली निकालते हैं, शराबबंदी बनवानी चाहिए, संत सुरमाल महाराज भिलो के कुल गुरु हुआ करते थे, उनका फोटो आगे लगा के फिर चुनाव आते ही बोलते हैं कि 12 बोतल होना चाहिए। तो उनका राजनीतिक स्टंट है ये, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो पूजा पद्धति में काम आता है
वो कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए हमारा समाज तय करके गवर्नमेंट को बताए, कोई नेता थोड़ी बताएगा। अच्छा, मतलब आप एग्री नहीं हैं उनके बयान से? नहीं, उनके बयान से एग्री नहीं, हमारे समाज से हम एग्री है। हमारा समाज क्या तय करेगा, वो समाज जो तय करेगा वो राइट है। आपका मतलब है एक क्रूरती है ये भी, क्योंकि आदिवासी समाज आज भी कहीं ना कहीं शराब के कारण कहीं ना कहीं पीछे आप मानते हैं? हम कह रहे हैं पूजा पद्धति के लिए वो उपयोग में होना चाहिए, लेकिन उसको तो एक कुरीति बना दिया है आज की तारीख में। देखिए आदिवासी तो क्या, वहाँ पे नॉन ट्राइबल भी, चाहे पाटीदार समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, वो अनाप शनाप दारू पी रहा है जिससे उनका पारिवारिक स्थिति खराब हो रही है। वो दारू शराबबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार बंद करना नहीं चाहती। आदिवासियों को परंपरागत दारू के जो है उसको तोड़ उड़वा के। तो आपको लगता है उनसे बयान दिलवाया गया? हाँ, बयान दिलवाया गया। अशोक गहलोत जी ने दिलवाया? नहीं, अशोक गहलोत जी ने नहीं दिलवाया, अपन नहीं कह सकते। वो हमारे आदिवासी इलाके की 17 सीटों में कोई आदमी राज कर रहा है, वो दिलवा रहा होगा। अच्छा, नाम तो बता दीजिए। नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में देखिए हमारे वहाँ पे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, बीजेपी में तो आपका गुलाब चंद जी कटारिया हैं आदिवासी इलाके के नेता, और कांग्रेस में 2-4 नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। एक तो दिनेश खोडड़िया है और दूसरा बांसवाड़ा का कोई है, सुशील कटारा। नहीं, कांग्रेस में। बीजेपी में तो वो जो खोडड़िया आपका गुलाब चंद जी कहेंगे वही चलेगा, और कांग्रेस में दिनेश खोडड़िया कहेंगे वही चलेगा। तो वहाँ आदिवासियों का कोई है ही नहीं, सिर्फ उनको तो वोट बैंक और नेता बना के चाबी तो उनके पास है। आपके पास चाबी कब आ रही है? क्या हमारे पास तो चाबी आने का प्लान? चाबी आने का प्लान ये है कि हम लोग आने वाले समय में 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। 17 पे ही लड़ेंगे या ज्यादा पे लड़ेंगे? 17 सीटें तो हमारी रिजर्व है। हाँ। उस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में हम लोग प्रयास में हैं अभी, कितने लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कितने नहीं लड़ना चाह रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 2023 के अंदर न तो कांग्रेस को फुल फ्रेश सपोर्ट मिले, न बीजेपी को समर्थन मिले। पूरा त्रिशंकु सरकार बनेगी, तो आप जिस समाज से हैं उस समाज की बात रखी जाएगी तो वो सरकार मानेगी। हम जिस ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप तो सीधा कह रहे हैं कि वो अभी आज हो क्या रहा है, आज ये हो रहा है कि एक तरफा बीजेपी केंद्र सरकार में है, मर्जी आए ऐसे बिल पास करती है, मर्जी ऐसे आउट करती है। पर एक बात बताइए, आज यहाँ पे तो ये चर्चा है राजस्थान के अंदर, जो एमएलए कह रहा है वो हो रहा है सारे काम, सारे एमएलए, मतलब पूरे मार्केट में ये चर्चा है, मीडिया के गलियारों में हर जगह कि एमएलए कम है। अशोक गहलोत जी एक एमएलए को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जो एमएलए कह रहे हैं वो सब हो रहा है, मतलब सियासी गलियारों में ये चर्चा है। तो क्या आप दोनों के एमएलए जो हैं वो क्या काम नहीं करा पा रहे क्या, या वो उनकी बात नहीं मानी जा रही, या क्या कारण है? ऐसा है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, हमारे एमएलए जो जीते हैं 2, उसमें अधिकतम काम हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए थे, वो आज हो रहे हैं। तो आप भी ब्लैकमेल कर पा रहे हैं? नहीं, हो क्यों रहे हैं इसके पीछे कारण ये है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए वो सरकार चाहती है, कांग्रेस सरकार चाहती है कि जो हमारे वोट बैंक उधर चला गया था वो हमारी ओर खींच के वापस आ जाए। अभी तो आप कह रहे थे काम ही नहीं हो रहे हमारे, जो अच्छा मुद्दे हमारे नहीं, उस पर्टिकुलर विधानसभा में दिया जा रहा है, जो जहाँ पे एमएलए नहीं है वहाँ नहीं मिल रहा है। कारण है ना, कोई कुछ कारण है। अब अंतिम सवाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से इतना फंड आता है ट्राइबल बेल्ट के लिए, उसके बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, आज भी एक बेरोजगारों के बड़े एक आंदोलन में तक है, कब तक और क्यों? ये लास्ट सवाल है, हमारा भी लास्ट उत्तर रहेगा। केंद्र सरकार का आर्टिकल 275 का पैसा अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जो 5वीं अनुसूची इलाका है, उसमें आदिवासियों पे खर्च करने के लिए। इधर से राज्य सरकार का पैसा आता है 12% जो बजट बनता है उसका, उधर से 8% जो बजट बनता है उसका। लेकिन हम लोग देश आज़ाद हुआ उसके बाद देखा जाए स्थिति, तो जो पैसा आदिवासियों पे खर्च होना चाहिए था वो पैसा आदिवासियों पे खर्च नहीं हो रहा है। आदिवासी इलाके में हजारों प्रकार के एनजीओ आ चुके हैं, चाहे वो गैर आदिवासी के हो चाहे आदिवासी के एनजीओ हो। उस एनजीओ के मार्फत से पैसा आता है, वो टीएडी विभाग उसमें नीलामी निकालता है और वो पैसा सारे एनजीओ वाले खा लेते हैं। आदिवासी इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है उस पैसों का, और उसमें सरकार के लोग भी इसमें लिप्त हैं। अभी उदयपुर की रिपोर्ट गए साल की देखिए, 2 साल से पहले शायद पिछली सरकार में आदिवासियों का पैसा था वो एसपी ऑफिस के कार्यालय में खर्च कर दिया गया, टीएडीए फंड का पैसा। तो इसमें मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में मॉनिटरिंग हो, अच्छे नेता जाएं, बढ़िया तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करें, वो देश हित में, आदिवासी हित में जो पैसा है वो सही तरीके से खर्च होना चाहिए। आदिवासियों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, और मूलभूत सुविधा रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा। और आज शिक्षा मिल जाने के बावजूद भी
अधिकार मिल जाने के बावजूद भी आदिवासियों पे गोलियां चलवाई जा रही है, वो कहीं न कहीं वो बंद होना चाहिए। अभी मैं एक आंदोलन में जाके आया हूँ जो CSA यानी कोविड हेल्थ सहायक, उसके लिए अशोक जी गहलोत ने उस समय तो सारे लगा दिए जब जनता मर रही थी, और आज उनके मरने के दिन आ गए। तो बेरोजगारी तो ख़त्म होनी चाहिए हमारे आदिवासी इलाके में और पूरे राजस्थान में होनी चाहिए। तो ये थे कांति भाई आदिवासी, जिन्होंने खास बातचीत की तमाम मुद्दों पर और बताया किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। नमस्कार।